किसान भाइयों नमस्कार। कृषि समाचारों में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य कृषि समाचारों पर। बीटी कॉटन बीज की कीमत होगी तय, गन्ना किसानों को उत्पादन सब्सिडी मंजूर, दालों के बफर स्टॉक बनाने को मंजूरी, कृषि उपकरणों में मिलेगी सब्सिडी, देश का सिंचित क्षेत्र होगा दोगुना। और अब कृषि समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने मार्च 2016 से आनुवंशिक तौर पर संशोधित किस्मों सहित कपास के बीजों के दामों को नियंत्रित करने का फैसला किया है। कृषि मंत्रालय के अनुसार मंत्रालय ने रॉयल्टी या ट्रेड वैल्यू सहित बीज वैल्यू और लाइसेंस शुल्क तय करने और उसका नियमन करने का अहम फैसला किया है। बीटी कॉटन के बीज को वर्तमान समय में देश की अलग अलग जगहों पर अलग अलग दामों पर बेचा जा रहा है। हरियाणा और पंजाब में बीटी कॉटन के बीज का 450 ग्राम के एक पैकेट की कीमत 1000 रुपए है। वहीं महाराष्ट्र में 450 ग्राम का पैकेट 830 रुपए प्रति पैकेट की दर से बेचा जा रहा है। केंद्र सरकार ने गन्ना किसानों को 4.5 रुपए प्रति क्विंटल की दर से उत्पादन सब्सिडी देने का फैसला किया है। ये सब्सिडी सीजन 2015-16 के लिए मंजूर की गई है। सब्सिडी की इस राशि का भुगतान सीधे किसानों के खाते में किया जाएगा। सरकार के इस प्रयास से पैसों की कमी से परेशान किसानों को काफी राहत मिलेगी। गौरतलब है कि चालू सीजन में गन्ने का FRP 230 रुपए है। उत्पादन सब्सिडी से सरकार जहां गन्ने की लागत समायोजित करेगी, वहीं किसानों को समय पर गन्ने के मूल्य का भुगतान आसान बनाएगी। गन्ना किसानों को इस सब्सिडी से करीबन 1147 करोड़ रुपए का लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री की अगुवाई वाली आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति CCEA ने दालों का बफर स्टॉक बनाने के लिए मंजूरी दे दी है। इसके अंतर्गत सरकार ने 2015-16 की खरीफ फसल से करीब 50 लाख टन और 2015-16 की रबी फसल से 1 लाख टन दालों की खरीद को अपनी मंजूरी दी है। किसानों से दालों की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य से ऊपर बाजार मूल्य पर की जाएगी। दालों की खरीद भारतीय खाद्य निगम, नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्टिया और सरकार द्वारा तय दूसरी एजेंसियों से की जाएगी। सरकार ने बागवानी फसलों के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले अनेक उपकरणों के लिए 50% तक वित्तीय सहायता देने के नियमों में कई तरह के बदलाव किए हैं। कृषि मंत्रालय के अनुसार भारत में बागवानी मशीनीकरण के काम में काफी विकास की जरूरत है। बागवानी उपकरणों की लागत के 50% तक की वित्तीय सहायता पूर्वोत्तर में रहने वाली महिलाओं, लघु और सीमांत किसानों और अनुसूचित जाति तथा जनजाति वाले किसानों को दी जाएगी। सरकार के इस कदम से छोटे और मध्यम दर्जे के तमाम किसानों को काफी राहत मिलेगी। देश के कृषि क्षेत्र को नया जीवन देने के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया गया है, जो कृषि की ग्रोथ में इजाफे के लिए आनुवंशिक तौर पर संशोधित बीजों यानी GM बीजों के इस्तेमाल और न्यूनतम फसल समर्थन मूल्य सुधारों की संभावनाएं भी खोज रहा है। टास्क फोर्स में विशेषज्ञों का दल एक नई नीति पर काम कर रहा है, जिससे उम्मीद की जा रही है कि ये नीति मौजूदा पानी संसाधन के साथ साथ सिंचित क्षेत्र को दोगुना कर देगी। टास्क फोर्स का यह भी कहना है कि देश के एक ऐसे क्षेत्र में जहां पुरानी तकनीक तिलहन व दालों की खेती में उम्मीद के अनुसार नतीजे नहीं दे रही, वहीं जरूरी हिफाजत के तरीकों के साथ ट्रांसजेनिक बीजों की किस्मों के इस्तेमाल की संभावनाएं तलाशी जाएंगी। फोर्स ने उर्वरक इत्यादि के लिए किसानों की सब्सिडी पर सीधे हस्तांतरण पर जोर दिया है, जिससे किसानों को इस मामले में किसी दिक्कत का सामना न करना पड़े। और किसान भाइयों, अब बात करते हैं कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार इस हफ्ते की जाने वाली कृषि गतिविधियों की। किसान भाइयों, ठंडे मौसम में गेहूं के खेतों में विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है। गेहूं की सिंचाई के मामले में सचेत रहना बहुत जरूरी है। सामान्य तौर पर 20 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करते रहना चाहिए। गेहूं के खेतों में खरपतवारों को निकालते रहें। मटर और मसूर के खेतों में अच्छी तरह से निराई गुड़ाई करें। चने और मटर के खेतों में फूल आने से पहले सिंचाई करें। जौ की बुआई को अगर 1 महीना हो गया है तो सिंचाई शीघ्र करें। सरसों और राई के खेतों की निराई गुड़ाई करें। गन्ने की पेड़ी फसल और शरदकालीन बुआई वाले गन्ने की कटाई का काम पूरा करें। गन्ने की पत्तियों को जलाएं नहीं, बल्कि इन्हें जमा करके कंपोस्ट बनाने में इस्तेमाल करें। प्याज की रोपाई की तैयारी करें। रोपाई के पहले खेत में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश डालना ना भूलें। नींबू, संतरा, माल्टा, किन्नू और आड़ू के पेड़ों की कटाई छटाई करें। आलू की पछेती व मध्यम फसलों में झुलसा रोग का असर दिखने पर मैंकोजेब दवा का इस्तेमाल करें। किसान भाइयों, कृषि समाचारों के बाद आइए अब जानकारी लेते हैं औसत मंडी भावों की। धान
का प्रति क्विंटल भाव इस प्रकार रहा। लखनऊ में 1425 रुपए, लखीमपुर में 1410 रुपए, फैजाबाद में 1410 रुपए, हरदोई में 1415 रुपए और शाहजहांपुर की मंडी में 1408 रुपए प्रति क्विंटल। चावल की बात करें तो चावल का भाव प्रति क्विंटल इस प्रकार रहा। लखनऊ में 2165 रुपए, लखीमपुर में 2100 रुपए, फैजाबाद में 2100 रुपए, हरदोई में 2160 रुपए और शाहजहांपुर में 2145 रुपए प्रति क्विंटल। गेहूं का भाव प्रति क्विंटल इस प्रकार रहा। लखनऊ में 1675 रुपए, लखीमपुर में 1620 रुपए, फैजाबाद में 1595 रुपए, हरदोई में 1565 रुपए और शाहजहांपुर में 1600 रुपए प्रति क्विंटल। दलहन में मसूर का भाव प्रति क्विंटल इस प्रकार रहा। लखनऊ में 7625 रुपए, लखीमपुर में 7500 रुपए, फैजाबाद में 7450 रुपए, हरदोई में 7340 रुपए और शाहजहांपुर में 6940 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं दालों में उड़द का भाव प्रति क्विंटल इस प्रकार रहा। लखनऊ में 10,650 रुपए, लखीमपुर में 9,850 रुपए, फैजाबाद में 10,500 रुपए, हरदोई में 10,690 रुपए और शाहजहांपुर में 9,960 रुपए प्रति क्विंटल। चने का भाव प्रति क्विंटल इस प्रकार रहा। लखनऊ में 5,625 रुपए, लखीमपुर में 5,475 रुपए, फैजाबाद में 5,900 रुपए, हरदोई में 5,100 रुपए और शाहजहांपुर में 5,325 रुपए प्रति क्विंटल। विभिन्न मंडियों में गुड़ का भाव प्रति क्विंटल इस प्रकार रहा। लखनऊ में 2,700 रुपए, लखीमपुर में 2,710 रुपए, फैजाबाद में 2,650 रुपए, हरदोई में 2,320 रुपए और शाहजहांपुर में 2,350 रुपए प्रति क्विंटल। आलू का भाव विभिन्न मंडियों में प्रति क्विंटल इस प्रकार रहा। लखनऊ में 600 रुपए, लखीमपुर में 615 रुपए, फैजाबाद में 650 रुपए, हरदोई में 470 रुपए और शाहजहांपुर में 500 रुपए प्रति क्विंटल। टमाटर का भाव प्रति क्विंटल इस प्रकार रहा। लखनऊ में 1,650 रुपए, लखीमपुर में 1,620 रुपए, फैजाबाद में 1,700 रुपए, हरदोई में 2,120 रुपए और शाहजहांपुर में 1,820 रुपए प्रति क्विंटल। प्याज का भाव प्रति क्विंटल इस प्रकार रहा। लखनऊ में 1,200 रुपए, लखीमपुर में 1,180 रुपए, फैजाबाद में 1,450 रुपए, हरदोई में 1,120 रुपए और शाहजहांपुर में 1,150 रुपए प्रति क्विंटल। बैंगन का भाव प्रति क्विंटल इस प्रकार रहा। लखनऊ में 700 रुपए, लखीमपुर में 610 रुपए, फैजाबाद में 1,250 रुपए और शाहजहांपुर में 540 रुपए प्रति क्विंटल। हरी मटर का भाव प्रति क्विंटल इस प्रकार रहा। लखनऊ में 2,900 रुपए, लखीमपुर में 2,350 रुपए, फैजाबाद में 3,100 रुपए और शाहजहांपुर में 3,050 रुपए प्रति क्विंटल। तो किसान भाइयों, ये थे आज के कृषि समाचार और औसत मंडी भाव। अगले अंक में हम फिर आपके लिए लेकर आएंगे कृषि जगत से जुड़ी नई नई जानकारियां। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। खुशबू की फुहार में, स्वाद की बहार में, तरक्की की तानों में, खिलती मुस्कानों में, हरे भरे पौधों में, बड़े बड़े सौदों में, मधुर भिनभिनाहट में, खुशियों की आहट में, बागवानी मिशन, हमारी चाहत, आपकी मुस्कुराहट। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी
10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। किसान भाइयों नमस्कार। सभी दर्शकों का स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन में। बाढ़े पूत पिता के दर में और खेती उपजे अपने घर में। दर्शकों, जैसी कि ये लाइन है, इसमें बहुत कुछ छिपा हुआ है। अगर आप खेती अच्छी तरीके से करते हैं, वैज्ञानिक तरीके से करते हैं, तो ये मायने नहीं रखता कि आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं कि मध्य प्रदेश में रहते हैं कि बिहार में, किस प्रदेश के हैं, इस ये मायने नहीं रखता। आपको यहाँ बुलाया जाएगा और आपसे प्रसार कराया जाए कि आप आइए, हमारे कार्यक्रम में बैठिए और सबको लाभान्वित कीजिए, हमारे किसान भाइयों को। और ऐसे ही एक प्रगतिशील किसान हमारे बीच है, जगदीश जोहरा, जिला खरगोन, मध्य प्रदेश से। जगदीश जी, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम कृषि दर्शन में। जगदीश जी, आप एक प्रगतिशील किसान हैं और जैविक खेती करते हैं काफी अच्छी। जी सर। तो सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि आपके परिवार में कौन कौन सदस्य हैं और वो आपकी मदद कैसे करते हैं आपकी खेती? जी जी सर। सर, परिवार में माता पिता है जी, और पत्नी है, एक लड़का है, एक लड़की है। और माता जी तो घर पे ही रहते हैं, पिताजी सेवा करते हैं हमारे ग्राम जहाँ का मैं निवासी हूँ, और ग्राम टोकसर है जहाँ से नर्मदा जी बहती है, और उसी नर्मदा के किनारे से कुछ यात्री वहाँ से गुजरते हैं। तो वहाँ पर एक आश्रम है, गौमुख आश्रम, वहाँ पर जो यात्री निकलते हैं उनकी सेवा में लगे रहते हैं दिन भर। और मेरी जो पत्नी है कृषि कार्य में मेरा हाथ बटाती है, और लड़का है पढ़ाई कर रहा है, और लड़की भी मेरी पढ़ाई कर रही है। जगदीश जी, मैं आपके पिताजी को अपने कार्यक्रम की तरफ से, अपने इस माध्यम से उनको धन्यवाद देना चाहूंगा कि वो काफी अच्छा धर्मार्थ काम कर रहे हैं, जो यात्रियों को रास्ता दिखाते हैं और उनको नदी पार कराते हैं। मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने कार्यक्रम के माध्यम से। जगदीश जी, ये बात तो हो गई परिवार की, अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं अपने विषय कृषि के संबंधित, कृषि के बारे में। आप जो है जो कृषि में कार्य कर रहे हैं, वो क्या क्या कार्य कर रहे हैं? जी सर, कार्य अभी जो रबी फसल है उसमें चने बोए हैं, गेहूं बोए हैं, और साथ ही अरबी लगाई है। तो ये 3 फसल है, और तीनों फसल में मैं उसमें जैविक प्रकार से उसमें खेती कर रहा हूँ मैं। मतलब ये जो तीनों फसलों में आप जो खेती कर रहे हैं वो जैविक विधि से खेती कर रहे हैं जी। तो ये जो आपने गेहूं लगाया हुआ है, ये क्या कौन सी प्रजाति लगाई हुई है और कितना बीज डाला हुआ है आपने? जी सर, 1 एकड़ में सर डाला है 20 किलो। 20 किलो डाला हुआ है जी। 20 किलो के अलावा और आपने बोया कैसे है इसको? सर जो बेलों से जो रहती है, तीफन बोलते हैं उसको, उससे इसका बोया गया है इसको जी। तो ये तो आपने बो दिया उससे। और जो इसके अलावा जो और चना भी आप लगाते हैं क्या? जी सर, चने भी लगाए हुए हैं। चने जो लगाए हैं हमने हाथ से गड़वाए हैं। जैसे कि अगर अपन तीफन से बोते हैं बेलों द्वारा, तो 1 एकड़ में 1 एकड़ में कितना लगाया? 1 एकड़ में समथिंग तीफन से लेते हैं तो 40 से 50 किलो चने आते हैं। लेकिन इसको हाथ से गड़वाए हैं तो 20 से 22 किलो चने इसमें मतलब लगाए रहते हैं। तो ये जो जैविक खेती जो कर रहे हैं आप जो है, तो जैविक खेती के लिए जैविक खाद जरूरी है, क्योंकि नाम ही जुड़ा हुआ है जैविक खेती। तो ये जो जैविक खाद है ये आप कहाँ से लेते हैं? सर, मैं ये किसान भाइयों से भी यही कहना चाहूंगा मैं कि जैविक खाद मैं घर पे बनाता हूँ। क्या बात है। और रासायनिक खाद का बिल्कुल भी उपयोग मैं नहीं करता जी। तो ये जो जैविक खाद आप जो घर से बनाते हैं जी, तो ये कैसे बनाते हैं? जैविक खाद बनाने की विधि जो है वो क्या है? जी सर, ये जैविक जो खाद है मैं सर 7 दिन में इसको तैयार कर लेता हूँ, और 7 दिन के बाद इसको अपनी फसल में डालना शुरू कर देता हूँ। किसान भाई यही सोचते होंगे कि 7 रोज में खाद कैसे बना लेते होंगे। किसान भाई क्या सोच रहे हैं, ये तो मैं भी सोच रहा हूँ कि 7 दिन में खाद आखिर कैसे बनाकर क्या प्रयोग कर सकते हैं। हाँ, इसी पर मैं बताना चाहूंगा। बिल्कुल, कि हर किसान भाइयों के पास पशु तो रहते ही हैं, और एक दिन में 20 से 40 किलो गोबर निकलता है पशुओं का जी। तो मैं किसान भाइयों से यही कहना चाहूंगा कि अगर ये खाद बनाया जाए तो 2 क्विंटल गोबर
पशुओं का 2 क्विंटल गोबर, उसमें सबको इकट्ठा कर ले जी। उसमें 2 किलो गुड़ आता है जो गन्ने से बनता है गुड़ जी। उसमें मिलाए और 2 किलो चने का बेसन जी। और समथिंग 5 किलो के समथिंग उसमें मिट्टी जी। सबको मिक्स करें और मिक्स करके उस पे एक टाट जो आती है उसको ढक दे छांव में जी। तो 7 दिन के बाद उसको आप प्रयोग कर सकते हैं। उसका प्रयोग कैसे कर सकते हैं अभी मैं बताना चाहूंगा जी। तो ये जो टाट से ढक दें आपने बात की, तो क्या ये कि खेत में ही मिट्टी के ऊपर ये सब काट करके और उसको मिश्रण बना करके ढक सकते हैं, या इसके लिए जमीन जो है वैसी होनी चाहिए, पक्की जमीन होनी चाहिए? नहीं नहीं, इसको कच्ची पक्की कोई सी भी जमीन हो, कच्ची पक्की कोई भी असर नहीं, कोई सी भी जमीन हो जी। और इसमें अनेक प्रकार के बैक्टीरिया पैदा होंगे जो हमारी भूमि को लाभ देते हैं जी। तो 7 दिन के बाद हम किसी भी फसल पर इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो किसी भी फसल में आप प्रयोग कर सकते हैं। और ये जो मौसम चल रहा है उसमें गेहूं और चना अमूमन लोग लगा रहे हैं, हाँ। तो उसमें लगाने से क्या अच्छा उत्पादन होगा या सामान्य उत्पादन होगा या कम उत्पादन होगा? इसमें हम जो रासायनिक खाद डालते हैं जी। उससे मैंने प्रयोग किया है कि उससे अधिक ही उपज ली है। गेहूं हो, चना हो, कपास हो, मिर्च हो, किसी भी फसल में रासायनिक से इस जैविक पद्धति के माध्यम से मैंने अधिक उपज ली है। मतलब उत्पादन इसमें काफी ज्यादा है जी। तो ये जो उत्पादन आप ज्यादा ले रहे हैं तो इससे आपको मुनाफा ज्यादा हो रहा है या आपको कुछ दाम ही ज्यादा मिल रहे हैं क्योंकि आप जैविक खेती के उत्पाद बेच रहे हैं? जी सर, बहुत बढ़िया बात कही आपने। ये मार्केट के अंदर मैं आपको पिछले साल की बात बताऊंगा। गेहूं मैंने बोए थे और कुछ लोगों को पता चला कि यार उन्होंने जैविक पद्धति से गेहूं बोए हुए हैं तो घर से 32 रुपए किलो में ले गए। क्या बात है जी। उसमें सर मैंने उनको पूछा कि क्या बात है, ऐसा आप ये गेहूं क्यों ले जा रहे? बोले साहब इसमें जो आपने जैविक पद्धति से ये पैदा किया है इसमें किसी भी प्रकार के शरीर को नुकसान, स्वास्थ्य को नुकसान नहीं होगा और ये गेहूं आप जब भी बोहो ये गेहूं हमको हर वर्ष आप देना। मतलब आपके लगातार आने वाले वर्षों के लिए भी सुरक्षा होगी कि आपकी जो फसल होगी वो तुरंत बिक जाएगी। जी जी। तो ये जो जैविक खेती के द्वारा जो गेहूं उत्पादन कर रहे हैं इसमें भी और कुछ कहीं कहीं कुछ खास देखभाल करने की जरूरत है कि जैसे रासायनिक खाद का प्रयोग करके चलती रहती है फसल वैसे ही कुछ होता है? सर इसमें क्या है, हमने रासायनिक खाद डाला तो हमको मार्केट से खरीद कर लाना पड़ेगा। एक तो हमारा बजट का नुकसान होता है, पैसे का नुकसान होता है और इसमें क्या है कि हम 0 बजट में हम घर पर खाद बना रहे हैं। एक हमारे एक फायदा ये होता है हम खुद भी तो इसको तो 0 बजट ही बोल देंगे क्योंकि सब कुछ घर का ही है। जी जी। और किसान तो हमारे चना और गुड़ और ये सब इनकी उपलब्धता तो उनके पास रहती है। जी जी। तो कैसे बनाएंगे फिर? अगर जैविक खाद बनाना हो तो 4 से 6 रोज तक उस गोबर को एक जगह छांव में इकट्ठा करें। जी। ठीक। और उसके बाद समथिंग 2 क्विंटल के आसपास हो जाता है गोबर, तो उसमें हम 2 किलो गुड़ डालें और 2 किलो चने का बेसन डालें जी। उसके 5 किलो मिट्टी डालें जी। और सबको मिलाकर उसके ऊपर टाट ढक दें जी, है ना। तो 7 से 8 दिन के अंदर उसमें इतने हमारे भूमि को जो फायदा देने वाले जो बैक्टीरिया जो रहते हैं इतने हो जाते हैं कि वो हमारे फसल को, हमारी जमीन को और जो हमारा जो पौधा है उसके लिए बहुत लाभदायक रहता है जी। तो हम 7 दिन के अंदर, 8 दिन के अंदर हम उसका ये जैविक खाद बना सकते हैं। और आपने बताया कि फसलों के लिए बहुत ही जरूरी होता है, तो आखिर कितनी मात्रा प्रयोग की जाती है गेहूं में जैविक खाद की? जी सर, सर ये जो मैंने बताया है 1 हेक्टेयर जी, 1 हेक्टेयर में हम इसको दे सकते हैं। 1 हेक्टेयर में कितनी मात्रा लगभग दे सकते हैं? ये जो मैंने 2 क्विंटल का बताया, अच्छा, 2 क्विंटल का जो हमने बनाया है इसको हम 1 हेक्टेयर में डाल सकते हैं। 1 हेक्टेयर के लिए जी डाल सकते हैं। जी, हम जैसे रासायनिक देते तो 1 हेक्टेयर में हम 3 से 4 बैग जी, यानी कि 2 क्विंटल वहां पर भी रासायनिक खाद हम जी देते हैं। अगर हम उसकी राशि अगर जोड़ते हैं तो 4 बैग की 1200 से 1300 रुपए के समथिंग उसको हम बाजार से खरीद कर लाते हैं। और ये सर हमने जो घर पे बनाया इसमें हमको किसी भी प्रकार का कोई पैसा खर्च नहीं करना पड़ा और 1 हेक्टेयर में हमने जैविक खाद बनाकर
डाल दिया। जगदीश जी, ये जो जैविक खाद है तो इसमें डालने की मात्रा तो आपने बता दी, लेकिन कैसे डालने की? क्योंकि रासायनिक खाद की बात होती है, कभी फसल के शुरुआत में डालते हैं, कभी जो है बीच में डालते हैं, कभी उसके बाद में डालते हैं। जी सर। लेकिन इसको प्रयोग कैसे करते हैं, डालते कैसे? जी बहुत बढ़िया प्रश्न सर। इसमें सर हमने गेहूं बो दिए जी, है ना, उसके बाद हम 20 से 22 दिन बाद हम उसमें पानी चलाते हैं। तो पानी चलाने के पहले ये हम खेत में जैसे हम रासायनिक छींटते हैं ऐसे इसको हम छिड़क देते हैं और उसके बाद में हम पानी चला दें। एक प्रक्रिया और है इसको चलाने की, जैसे गोबर खाद है तो एक बोरे में भर लो और जो पानी जहाँ से जाता है उसकी जो वो बनी हुई रहती है जी, और उसको नांदी या पानी का नाली बोलते हैं उसको। उस नाली में बोरे में भर के उस नाली में उसको हम पटक दो, तो धीरे धीरे उसका जो रस रहता है वो पानी के माध्यम से हमारे गेहूं की जड़ तक पहुंच जाता है, पूरे खेत में फैल जाता है। खेत में फैल जाता है। जगदीश जी, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार धन्यवाद फिर से कि आप मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश में आकर के लखनऊ में हमारे दूरदर्शन कार्यक्रम में आपने हिस्सा लिया और हमारे दर्शकों को अच्छी अच्छी जानकारी दी। जी सर। किसान भाइयों, अगर आप अच्छी खेती करना चाहते हैं तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण आप अपनाइए। आप कहीं के भी हों, हम आपको अपने कार्यक्रम में बुलाएंगे और यहां बैठाएंगे और आप यहां पर बैठ करके हमारे दर्शकों को नई नई जानकारी दीजिए जिससे वो लाभान्वित हो। नमस्कार।